माह रमजान मुबारक के पहले रोज आज मेरठ की शाही जामा मस्जिद के अलावा शहर की दीगर मसाजिद में भी कोरोना गाइडलाइन के तहत एहतियाती इक़दामात के साथ नमाज अदा की गई। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने जमात से नमाज अदा की। एक वक्त में 5 अफराद की पाबंदी पर अमल करते हुए ज्यादातर मसाजिद में 1 से ज्यादा जमातें पढ़ाई जा रही हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत है उस पर अमल किया जा रहा है और सभी लोग इस पर पाबंदी के साथ अमल भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ सैनिटाइज भी मस्जिद को कराया गया है और ये रखे हुए हैं हमारे पास मास्क वगैरह भी मंगा कर रखे हैं कि अगर कोई बाद में भी आता है तो उसको मास्क दे दिया जाता है और डिस्टेंस के साथ लोगों को खड़ा किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कई जमातें भी हो जाती हैं, कई जमातें भी करना पड़ रही हैं, ऊपर नीचे करनी पड़ रही हैं। 5-5 लोगों के मुताबिक 5 लोगों के हिसाब से हम जमात कर रहे हैं। उसमें कभी कभी एक आध नमाजी ज़्यादा भी हो जाता है तो उसमें चूँकि बाद में हम 5 खड़े हो गए तो बाद में आने वाले को उसके लिए हमने ये इंतज़ाम किया है, मास्क रखे हैं कि वो बगैर मास्क के एंट्री ना करे। हमारी ही भलाई के लिए है कि कहीं ऐसा खुदा न खास्ता ना हो कि इससे और ज़्यादा मज़ीद हालात ख़राब हों। तो लेकिन यह है कि मसाजिद का आबाद होना भी ज़रूरी है, इसलिए कि अल्लाह से जिस अल्लाह ने ये बीमारी या परेशानी दी है उसी अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, रो के दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पूरे अमन अमान रखे और इस वबा से हमारे जो मुश्किल आसान हो। रमज़ान का मायना जो है रमज़ा से ये लफ्ज़ है और उसके मायने है कि रहमत की बारिश। तो ये महीना रहमत की बारिश का है और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम पूरी उम्मीद हैं कि वो इस हमारी परेशानी को दूर करेगा और यकीनन इस जैसे हालात हैं उसके मुताबिक हम सब लोगों को वो रूल्स, वो गाइडलाइन जो हुकूमत की तरफ से है उसको फॉलो करना चाहिए और हम लोग भी इसकी पाबंदी कर रहे हैं। के बाद जब लोग यहाँ मस्जिद में थे तो इमाम साहब की तरफ से भी यहाँ पे अनाउंस किया गया कि ये गाइडलाइंस आ गई हैं और सब लोग अपने ही घरों पे नमाज पढ़ें या फिर यहाँ पे 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठे ना हों। अब हमारे यहाँ सिस्टम ये बन गया है कि जब 5 लोग पूरे हो जाते हैं तो हम मस्जिद को बाहर से बंद करा देते हैं। दूसरी ये किया गया है कि यहाँ पे मास्क का अरेंजमेंट किया गया है। सूबाई हुकूमत के जरिए मुसलसल कोविड के बढ़ते मामलों को मलहूज रखते हुए इबादतगाहों में 5 अफराद की पाबंदी के बाद से ही अवाम में बेचैनी बढ़ रही है। माह रमज़ान की शुरुआत के साथ ही आज अलीगढ़ के ज़िला इंतज़ामिया ने मजहबी पेशवाओं के साथ मीटिंग करते हुए उनसे इस मौजूदी बीमारी से निपटने में ताउन मांगा है। अलीगढ़ के मारूफ समाजी कारकुन गुलजार अहमद ने सभी से अपील की है कि हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल करें। उन्होंने बताया कि इबादतगाहों पर 5 अफराद की पाबंदी पर अमल करते हुए मास्क और सैनिटाइजर के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। उन्होंने ये कहा कि देखिए जिस तरीके से हमने अलीगढ़ को पहले इस महामारी से बचाया है, अगर आप लोगों ने इसी तरीके ताउन किया तो फिर हम इस बीमारी से इंशाल्लाह लड़ सकेंगे। लेकिन मैं इसमें आपसे और ये करूँगा कि ये रमज़ान का पाक महीना आने वाला है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा इसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। हम सब लोगों को नस्ल इंसानी के लिए ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया से इस बीमारी का खात्मा करें और जल्द से जल्द पूरी नस्ल इंसानी को इस बीमारी से निजात दिलाए और सब लोगों को जो भी इस बीमारी में अल्लाह ताला मुलव्विस हो चुके हैं अल्लाह उन्हें सेहतयाब करे और इस बीमारी से बचाए। और मेरी सबसे गुजारिश है कि जितना हो सके गाइडलाइन का पालन किया जाए ताकि किसी के ऊपर भी ये बात ना आ पाए कि एक की लापरवाही की वजह से दूसरे की ज़िंदगी को ख़तरा हो। कोरोना इन्फेक्शन के तेजी से बढ़ते मामलों से खराब हो रहे हालात के पेश नज़र यूपी के ज्यादातर अजला में रात का कर्फ्यू नाफिज होने के साथ दिन में बाहर निकलने वालों और सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए भी एहतियाती इक़दामात के साथ बाहर निकलने की सख्त हिदायत जारी की गई है। लेकिन बस स्टेशन जैसे पब्लिक मकामात पर और सफर के दौरान बसों में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने में अभी भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। हालांकि महकमे के आला अफसरान तमाम कोरोना गाइडलाइन पर अमल करने की बात कर रहे हैं, ताहम स्टेशनों पर लापरवाही अभी भी नजर आ रही है। ये बसों का संचालन तो नियमित रूप से हो रहा है कि लेकिन जो अभी कर्फ्यू का अनाउंसमेंट हुआ है उसका पूरा पालन करा रहे हैं। उसी जो कर्फ्यू के समय के अतिरिक्त जो समय है उसी में हम अपने बस अड्डे से बसों को डिपार्चर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते खतरे के बाद जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उसके तहत एहतियाती इक़दामात किया जाना ज़रूरी है, एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि बस अड्डे जो हैं जहाँ से मुसाफिर जो है अपने
सफ़र के लिए बसें लेते हैं वहाँ पर अभी भी हालांकि मास्क को लेकर बेदारी ज़रूर है लोगों में, ज़्यादातर लोग, और वो सख्ती का भी असर है कि मास्क लगाकर सफ़र तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस खतरे को उतना संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, उनके चेहरों पे मास्क नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पर जो बस अड्डों पर बात नज़र आई, बसों में जो ख़ास तौर पर नज़र आई, वो ये कि कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए लोग नहीं दिखे हैं। भीड़ ज़रूर इस तरह की है कि बसों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो भी सख्ती की वजह से कि कहीं चालान ना हो जाए। लेकिन अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मास्क को लेकर भी संजीदगी नहीं इख्तियार कर रहे हैं और उनके चेहरों पर मास्क हमें नज़र नहीं आया। जिस तरह का ख़तरा बढ़ा हुआ है, इन्फेक्शन के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है, एहतियाती इक़दामात किए जाने ज़रूरी हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी जगह पर, ख़ास तौर पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं और इस तरह के जो बस अड्डे या रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पर अभी भी बद एहतियाती नज़र आ रही है। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। कोविड के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र एएमयू इंतजामिया ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज में कल से सभी ओपीडी खिदमात को बंद करने का फैसला किया है। एएमयू के तर्जुमान उमर सलीम पीरजादा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में सिर्फ इमरजेंसी खिदमात दस्तियाब रहेंगी और सिर्फ इमरजेंसी सर्जरी ही की जाएगी। जिस तरह से कोविड-19 केसेस में बढ़ोतरी हुई है, जेएन मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ये जिम्मेदारी समझते फैसला लिया है कि फिज़िकल एग्जामिनेशन जो है एट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जो ओपीडीज कहते हैं, वो सस्पेंड किया जाता है। और जबकि इमरजेंसी सर्विसेज ये ट्रॉमा सेंटर की ये सुचारू ढंग से चलती रहेंगी और इसके अलावा जो इमरजेंसी सर्जरीज हैं वो भी परफॉर्म होंगी। ईओपीडी सर्विसेज जो हैं वो फंक्शनल रहेंगी मतलब के रोज़ हर दिन रेगुलर बेसिस पे 9 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक। माह रमज़ान में रोज़े रखना और डायबिटीज़ के मरीजों का तशवीश में मुब्तला होना लाजमी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाक़ई राजीव गांधी सेंटर फॉर डायबिटीज़ के सीनियर मौलिज डॉक्टर शेलू शफीक सिद्दीकी ने इस ताल्लुक से दारुल उलूम देवबंद से फतवा मंगवा कर मरीजों की काफ़ी परेशानियों को कम किया है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए डॉक्टर शफीक ने बताया कि माह रमज़ान में रोज़ा रखने वाले इंसुलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं उन्होंने रोज़े की हालत कोविड वैक्सीन लगवाने और हुकूमत के जरिए जारी गाइडलाइन पर अमल पैरा होने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि फतवे में दोनों ही चीज़ों की इजाज़त दी गई है। हम लोगों ने फतवा लिया है कि हम लोग रमज़ान के अंदर, रोज़े के अंदर इंसुलिन भी लगवा सकते हैं, कोविड का वैक्सीनेशन भी लगवा सकते हैं और हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट की जितनी भी एडवाइजरी है, जितने भी हम लोग रोज़े रख रहे हैं, सब लोग उस एडवाइजरी को फॉलो करें। और अगर हम इंसुलिन सुबह नहीं लगा रहे तो सहरी और अफ्तार के बीच में इंसुलिन लगा लें, लेकिन कोविड का वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। ये सब हम लोगों ने फतवे के तहत सब इंक्वायर कर लिया है कि कोविड का वैक्सीनेशन और इंसुलिन हमारा कज़ा नहीं होता अगर हम रोज़े के बीच में इसे लगा। सरसद अहमद खान के ऐसे मकालात और खुतबात जो उनके बाद कभी मंजर आम पर नहीं आए, उन्हें यकजा करने का काम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अता खुर्शीद ने अंजाम दिया है। डॉक्टर अता खुर्शीद अपने इस मयारी काम को 20 जिल्दों में मंजर आम पर लेकर आ रहे हैं, जिसकी 4 जिल्दों का इजरा इब्न सीना एकेडमी में आज अमल में आया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के ट्रेजरर पद्मश्री प्रोफेसर हकीम सईद जिलुर रहमान के साथ दीगर माहिरीन सर सईद भी मौजूद रहे। 60% चीज़ें ऐसी हैं जो अब तक मंजर आम पर नहीं आई हैं, यानी सर सैयद के इंतकाल के बाद अब तक नहीं छपी हैं, तो मैंने उनको जमा करना शुरू किया और आज तकरीबन 20 जिल्दों में उसको मैंने शुरू किया है। कि ये सर सैयद के खुतबात और उनके मकालात को इस्माइल पानीपती ने सबसे पहले शाये किया था और पाकिस्तान से, लाहौर से उसकी 16 जिल्दें शाये हुई, लेकिन उनके यहाँ बहुत सी चीज़ें रह गई थीं और इस्माइल पानीपती ने सर सैयद की सारी तहरीरों का अहाता नहीं किया था। अता खुर्शीद साहब ने सर सैयद की उन ऐसी तहरीरों को ढूंढ निकाला
जो न सिर्फ उनको नहीं मालूम थी बल्कि बाद के बहुत से लोगों को भी नहीं मालूम थी। मैं मुताला सरसैयद का एक तालिब इल्म हूँ और मैं ये महसूस करता हूँ कि जो भी सरसैयद के ऊपर या अलीगढ़ पर किताब आए उसकी पजीराई की जानी चाहिए। मेयार जो है वो क़ारीन तय करते हैं कि उसका क्या है, लेकिन उनकी कोशिशों की मैं पजीराई करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद। आज रमजान का पहला रोजा था, लेकिन इस बार बाजारों में रौनक नहीं है। दुकानें तो खुली हैं पर गाहक नदारद है। दुकानदारों का कहना है कि ये बरकतों का महीना है और हर साल हमको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से लोग खरीदारी करने के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहीं मसाजिद भी सूनी पड़ रही है। हुकूमत की गाइडलाइन के चलते 5 लोग ही मसाजिद में नमाज अदा कर रहे हैं। मार्केट सुनसान पड़ी है, जो कि ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं लेने के लिए। दुकान का खर्चा है, किराए की दुकान है, कहाँ से आए? इसकी वजह से सारा मामला गड़बड़ा गया है। पहला रोज़ा है, मार्केटें गुलजार हुआ करती थी, आज के टाइम पे मार्केटों में सन्नाटा पसरा है। यहाँ भीड़ का भी भीड़ लगती थी, आज यहाँ कुछ नहीं है। कामों पर असर हो गया, व्यापार बिल्कुल चौपट हो चुका है। हमारी मार्केट यहाँ पर हमारे इस टाइम पे हमें हौसला मिलता था, आज के टाइम पे हम लोग खुद खाली बैठे हैं। रेट बढ़ चुके हैं, रेटों की वजह से ग्राहक परेशान है, हम परेशान हैं। ग्राहक आनाकानी कर रहा है, खरीद सारे ठप है मामला, कुछ नहीं है मार्केट में, कोई ग्राहक नहीं। कैसा भी आप देख लो, ग्राहक में कोई मार्केट में कोई ग्राहक नहीं है, सब खाली बैठे हैं। ग्राहक नहीं आ रहा डर की वजह से। कोरोना का ज़्यादा मामला दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ही फैल गया दिख रहा है। रमज़ान का आज पहला दिन है और रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं। हम इस समय केला भट्टा की मस्जिद में मौजूद है, गाजियाबाद की बहुत बड़ी मस्जिद है, और हम इस समय बात करते हैं मौलवी से तरावी की जो नमाज है वह कैसे अदा की जाएगी और सरकार की जो गाइडलाइंस है उसे कैसे पालन किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको नवरात्रों की बधाई देता हूँ। आपका सवाल ये है कि नमाज तरावी का कैसे किया जाएगा, तो नमाज तरावी का मसला ये है, वैसे तो जमात से मस्जिद में अदा की जाती है, लेकिन चूँकि हालात इस किस्म के नहीं हैं और सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी आ चुकी है कि मस्जिद में कम से कम नमाजी रहें, तो उस सिलसिले में लोगों को ये बताया गया है कि आप सभी जो है अपने घरों पर रह करके नमाज अदा करें, और लोग उस पर अमल भी कर रहे हैं। सब ने नात भी तरावी अपने घरों पर ही पढ़ी है। जो गाइडलाइंस है उसमें मास्क पहनना, सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। जी हाँ, वो सब सहूलतें बताई गई हैं लोगों को कि बगैर मास्क के आप मस्जिद में नहीं आएंगे। आपने देखा होगा बोर्ड भी लगा हुआ है हमारे यहाँ पर कि बगैर मास्क के मस्जिद में एंट्री नहीं है, और सैनिटाइज़र की व्यवस्था भी की गई है और सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा गया है। जी बिल्कुल, मस्जिद के मौलवी हमें बता रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। इस समय मस्जिद के बारे में आपको दिखा सकते हैं कि मस्जिद के अंदर और बाहर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, और बार बार बताया भी जा रहा है लोगों को, ये भी कहा गया है कि अपने घर पर ही नमाज अदा करें, जितना बचाव हो सके। अपनी सतर्कता सुरक्षा अपने हाथों में ही है, और यही संदेश दिया जा रहा है, यही पैगाम दिया जा रहा है रमजान को देखते हुए। गाजियाबाद से नेटवर्क 18 के लिए मैं रोहित सिंह। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना के कहर के बीच पटना में वसूली का खेल शुरू हो गया है। बांसघाट पर कोरोना से मौत के बाद अस्थियों को लाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में आखिरी रस्मात के लिए इतनी लाशें आ रही है कि आग ठंडी नहीं हो पा रही है। हर दिन 30 से 40 लाशें यहाँ आखिरी रस्मात के लिए आ रही है। यहाँ पर आखिरी रस्मात के लिए 300 रुपए लिए जाते थे, लेकिन कोरोना के दौर में 16,000 तक वसूल किए जा रहे हैं। 2.5 घंटे से नाम का लिखा है सेवा शुल्क 300 रुपये मात्र। कोई देखने वाला है क्या कि 300 में होता है या 3000 में होता है या 30,000 में होता है। मैंने 16,000 रुपया दिया है, और 16,000 के बाद भी ये लोग मांगते रहते हैं। मैं देते रहता हूँ क्योंकि एफर्ट कर रहा हूँ तो दे रहा हूँ, फादर की बात है तो दे रहा हूँ। ये 16,000 रुपये किसने मांगा? बाहर जो आपके मुल्ले बैठे हैं, हाँ 16,000 रुपया लिया कि नहीं वहाँ ले जाइएगा तो ये तो लगेगा ही। और क्या प्रशासन क्या है, सो रहा है। देखिए कहाँ है, एक भी घुमा दीजिए कैमरा, कोई एक पुलिस दिख जाए। सब पैसा खा के पड़ा हुआ है घर। एक तो बंद क्यों पड़ा हुआ है? बंद मशीन चालू है। एक ही है, लंबी लंबी लाइन लग रही है, दूसरी तो नहीं शुरू है। हाँ, एक बनी हुई है, एक अभी बन रही है, वो मशीन बना रहा है। खराब पड़ी है? नहीं, खराब नहीं है, चल रही है। थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो गया, उसको हाई किया जा रहा है।
यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे 300 रुपये में है, लेकिन यहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं। बिल्कुल पैसा लिया जाएगा। कोरोना वाला जो भी बॉडी है वो मुफ्त में चलता है, और जनरल जो बॉडी होता है उसका गवर्नमेंट से बना हुआ है 300 रुपया ले रहे, उसका रसीद करता है, ये गवर्नमेंट चार्ज है। कहा जा रहा है कि जो कोरोना से डेड बॉडी है उसके लिए कई हजार रुपये लिए जा रहे हैं। जो बोल रहा है उसको बुला के लेकर आइए, पूछिए उसका रसीद कहाँ है, कई हजार रुपया क्यों दिए, किसको दिए, पैसा आपकी आप रोड पर छिड़ दीजिए, वो मालिक आप, यहाँ आपका सरकार नहीं ले रही है। नहीं, यही तो बात है कि रसीद नहीं दिया जा रहा है, लिया जा रहा है। तो रसीद पूछिए उससे कि पैसा वो किस चीज का जमा किया है, पैसा इसी रोड पर कोई मांगेगा दे देगा, बिक देगा। कोरोना के बढ़ते मामलों ने जहां लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है, वहां कोरोना से हुई मौत के बाद भी लोगों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी हम खड़े हैं बांस घाट पे पटना के, और आपको बता दूं कि यहाँ पे लंबी लंबी कतारें जो है, और यहाँ पे लगातार कोरोना के जो पेशेंट हैं, जो शव हैं मरने के बाद। और ये ज़रा देखिए कि एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हॉस्पिटल से अभी पहुँचे हैं और कोरोना से हुई मौत को लेकर के यहाँ पे, और यहाँ पे जो विद्युत शवदाह गृह है, जहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि एक एक दिन में यहाँ पे 30-30 लाशें आ रही हैं। और आपको बताऊं कि यहाँ पे चीताओं की जो आग है वो ठंडी नहीं हो रही है, और यहाँ पे तमाम जो परिवार के जो लोग हैं वो घंटों इंतज़ार करने के लिए बेबस हैं। और ये आपको दिखाएं कि यहाँ पे ये देखिए तमाम वैसे लोग जो कोरोना से मौत हुई है जिनके परिजनों की, और यहाँ पे घंटों बैठे हैं और अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बारी आएगी और यहाँ पे उनके परिजनों का जो है वो अंतिम संस्कार जो है वो हो पाएगा। और ये मैं दूर से ही आपको ये दिखा दूं कि ये विद्युत शवदाह गृह है, और विद्युत शवदाह गृह में यहाँ पे लंबी लंबी जो कतारें हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं। और सिर्फ यही एक बात नहीं है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो परिजन यहाँ पे पहुँच रहे हैं वहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 300 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसों की भी वसूली का जो खेल है वो जारी है। तो यहाँ पे कोरोना के होने के साथ जो परेशानी है, और उसके बाद कोरोना से हुई मौत के बाद भी जो है वो परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और ये देखिए लंबी लाइन, यहाँ पे लगातार लोग अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, परिजन भूखे प्यासे जो हैं वो बेबस हैं, और यहाँ पे एक भी यहाँ पे प्रशासन जो है, प्रशासन के लोग यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो एक ढंग से आप कहें कि कोरोना के कारण परेशानी और कोरोना के बाद हुई मौत के बाद भी परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। कल पटना के NNCM अस्पताल में साबिक फौजी की कोरोना से मौत हो गई। जवान की मौत के बाद अहल खाना ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर और अस्पताल इंतजामिया वज़ीर सेहत के इस्तकबाल में लगे हुए थे, जिसकी वजह से उनको भर्ती नहीं किया जा सका, जबकि अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मरीज की हालत पहले से ही खराब थी। हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं की। डॉक्टर पूरी लापरवाही मानी जा सकती है। पटना में बढ़ते कोरोना मामले के बाद हालात नाजुक बने हुए हैं। पटना एम्स से जो आदादोशुमार मिल रहे हैं वो काफी खतरनाक है। पटना एम्स के मुताबिक 150 बेड कोरोना मरीजों से भरे हुए हैं। कुछ ऐसा ही हाल ICU का भी है। ICU में भी जगह खाली नहीं है। हालात को देखते हुए एम्स ने लोगों से PMCH और IGIMS जाने की अपील कर रहे हैं। अभी हमारे पास 150 बेड हैं, उसमें 40 ICU बेड्स हैं और 150 एक पूरे के पूरे बेड हमारे पास भरे हुए हैं, फुल हैं, पूरे फुल हैं। और आज ही हमने 30 बेड बढ़ाए थे, तो वो भी आज पूरे फुल हो गए। पटना में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने महकमे सेहत के अफसरों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि इंतजामिया अस्पतालों में बेड की तादाद बढ़ाने की तैयारी में है। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्मी से 50 डॉक्टरों की मांग की गई है, उन्हें SSIC में तैनात किया जाएगा। 50 डॉक्टर को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के लिए, ताकि बेहटा का जो ESI अस्पताल है, जहां पिछले बार 500 बेड की व्यवस्था की गई थी और आज भी सारे बेड्स हैं, थोड़ी जो चिकित्सकों की कमी है
तो अगर वो हम लोगों को सहयोग मिल जाता है तो हम लोग उसको भी 1-2 दिन के अंदर ईएसआई अस्पताल को भी 500 बेड को चालू कर देंगे। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के खतरे को देखते हुए पटना के डीएम ने खास अहकाम जारी किए हैं। महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आने वाले मुसाफिरीन को RT-PCR रिपोर्ट साथ में रखना लाजमी है। रिपोर्ट नेगेटिव रहने पर ही उन्हें बिहार में एंट्री मिलेगी। ये रिपोर्ट 72 घंटे तक की होनी चाहिए। बिहार में बढ़ते कोरोना खतरा को देख पटना जिला प्रशासन ने खास निर्देश जारी किया है। पटना हवाई अड्डे पर 3 राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए निर्देश है। महाराष्ट्र, केरल और पंजाब के जो भी यात्री पटना हवाई अड्डे पर आएंगे उन्हें अपने साथ RT-PCR टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट रखना होगा और वो रिपोर्ट उनके यात्रा से पिछले 72 घंटे तक मान्य होगा। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से निर्देश पटना जिला प्रशासन ने दिया है, कहीं कहीं कहा जा सकता है कि इन तीनों राज्यों में केरल, पंजाब और महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इससे पहले रेलवे स्टेशनों पर ये निर्देश सरकार के द्वारा दिया गया है कि इन 3 राज्यों से जो भी पैसेंजर आते हैं या जो भी ट्रेनें आती हैं उन ट्रेनों में सभी यात्रियों की जाँच की जाए। और अब यह पटना रेलवे स्टेशन पर के बाद अब पटना हवाई अड्डे पर भी ये निर्देश दे दिया गया है कि जो भी यात्री इन 3 राज्यों से आएंगे उन्हें अपने साथ कोविड टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए, वो भी RT-PCR टेस्ट, और उसमें वो निगेटिव होंगे तभी उन्हें पटना आने की अनुमति दी जाएगी। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बिहार में सेहत खिदमात में भी सुधार नहीं हो रहा है। सहरसा में कल एक एम्बुलेंस खराब हो गई, बाद में उसे दूसरे एम्बुलेंस के जरिए खींचकर ले जाया गया। बिहार बीजेपी सदर संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन और टेस्टिंग मामले में बिहार की हालत कई रियासतों से बेहतर है। पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्या ओपोजिशन लीडर बिहार को भी ऐसी हालत में देखना चाहते हैं? जो भी नागरिकों को आवश्यकता होगी वह सब हम पूरा करेंगे। अभी हमारे यहाँ कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पर अभी भी भारत के सभी मानकों से हम अच्छे हैं। और विरोधी दलों की जहाँ सरकारें हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ की बात उनको ज़रूर करना चाहिए। वह चाहते हैं कि हम भी महाराष्ट्र बन जाएं, तो हमें इस पर कुछ नहीं कहना। रोहतास में खेतों में आग लगने से तकरीबन 40 बीघे गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि किसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए और देखते ही देखते किसानों का सब कुछ बर्बाद हो गया। किसानों को फायर ब्रिगेड को भी फोन किया, लेकिन 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें कई घंटे का वक्त लग गया। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।